नमस्कार मित्रों, आज हम भास्करीय बीजगणित के परिचर्चा क्रम में गुणन सूत्र और भाग सूत्र का अध्ययन करेंगे। इस क्रम में हमने अभी भास्करीय बीजगणित के योग, अंतर और संकलन व्यवकलन के उदाहरणों का अध्ययन किया। अब व्यक्त या अव्यक्त दोनों गणितों में गुणन करने के कुछ नियम हैं। गुणन अर्थात संख्याओं के परस्पर घातात्मक रूप का निरूपण। गुणन के संदर्भ में एक विशेष बात है कि ज्योतिष शास्त्र में गुणन के लिए घात शब्द का प्रयोग हुआ है। घात शब्द हमारे यहाँ गुणन के लिए प्रयोग होता है और जितने भी इसके पर्यायवाची हैं, अर्थात शब्द है वध, ये भी गुणन का ही पर्यायवाची है। एक शब्द है घ्न, ये भी गुणन का ही पर्यायवाची है। अतः सर्वेषां घातवाचक पदानां गुणने एव अभिप्रायः, गुणन ही उसका अभिप्राय है। भास्करस्य सूत्रमेदस्ति, तस्य सूत्रस्य अनुसरणं कुर्मः। तत्र भास्करी सूत्रमस्ति स्वयोरस्वयो स्वं वधः स्वर्णघाते क्षयो भागहारेऽपि चैवं निरुक्तम्। गुणन का जो सूत्र है स्वयो रस्वयो स्वं स्वयोरस्वयो स्वं वधः स्वर्णघाते, वधः स्वर्णघाते। क्षयो भागहारेऽपि चैवं निरुक्तम्। क्षयो भागहारेऽपि चैवं निरुक्तम्। तो यहां जो घाते पद है वो गुणन का द्योतक है। आचार्य भास्कर की बीजगणित की गणितीय प्रक्रिया का योग और अंतर करने के बाद गुणन और भाग के लिए यह सूत्र है। आशय है स्वयोः अस्वयोः अर्थात द्वयोः धनात्मक राशियोः किंवा द्वयोः अधनात्मक राशियोः अर्थात ऋणात्मक राशियोः, दो धनात्मक राशियों का अथवा दो ऋणात्मक राशियों का स्वं वधः, वधः इत्युक्ते गुणनम। वध पद से हम गुणन को लेंगे। तो दो धनात्मक राशियां यदि हैं तो भी उनका गुणनफल धनात्मक ही होगा, और दो यदि ऋणात्मक राशियां हैं तो भी उनका गुणनफल ऋणात्मक ही धनात्मक ही रहेगा। अर्थात स्वयोर्वा अस्वयोर्वा वधः स्वम एव भवति। ये सामान्य नियम है। उदाहरण के लिए अगर हम रूप 3 को रूप 2 के ऋण से, दोनों ऋण हैं, द्वयोः संख्ययोः ऋणात्मकत्वे सति यदि गुणनफल क्रियते तर्हि फलम धनमेव आयाति, धन ही फल क्षय होगा। यदि ये दोनों धनात्मक हों, ऑलरेडी धनात्मक हों, स्वयमेव धनात्मक हों, तो भी इनका फल धनात्मक ही रहेगा। स्वयोरस्वयोः स्वं वधः। अब इसके बाद का जो अंश है स्वर्णघाते, स्वर्णघाते क्षयः। स्वर्णघाते क्षयः इत्युक्ते यदि गुणने एकः गुण्यः अपरः गुणकः, गुणन में दो अवयव हैं, एक गुणक है एक गुण्य है। यदि तयोर्द्वयोर एकः धनात्मकः अपरश्च ऋणात्मकः, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, स्वर्णघाते स्वेन ऋणेन च उभयोर्घातः भवति चेत तर्हि तत्फलं किं भवति? क्षयः। फलं क्षयात्मकं भवति। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारे पास? यदि इसी उदाहरण में एक राशि धनात्मक है और एक राशि ऋणात्मक है, राशि में कोई भी हो सकता है, या तो गुण्य धनात्मक हो या गुणक धनात्मक हो, अथवा गुणक धनात्मक हो
या गुण धनात्मक हो, कोई एक धनात्मक है और कोई एक ऋणात्मक है। उभयोः एक तरस्य ऋणत्वे सति, अगर दोनों में से कोई भी ऋणात्मक है तो गुणनफलम क्षय एव भवति, अर्थात यह ऋणात्मक ही होगा अगर इसमें से कोई भी ऋणात्मक है तो क्षयोरस्वयोः स्वं वधः स्वर्णघाते क्षयो, अर्थात ऋणात्मक राशेः परस्परम गुणनम क्रियते चेत फलम धनात्मकम भवति। धनात्मक राशेः उभयोः गुणनम क्रियते चेत तदपि फलम धनमेव भवति। ऋणात्मक राशेः यदि गुण्यः ऋणात्मकः गुणकश्च धनात्मकः तदानीं फलं गुणनफलं ऋणात्मकं भवति। किंच गुण्यः धनात्मकः गुणकः ऋणात्मकः तदानीमपि गुणनफलं ऋणात्मकमेव भवति। अतः स्वयोरस्वयो स्वं, स्वयोः स्वं, अस्वयोः स्वं, अस्वयोः स्वं, स्वयोः, स्व मतलब धनात्मक, ये भी ध्यान रखना है। स्व अर्थात जिसमें निजत्व हो। निजत्व किसमें होगा? जो शून्य से अधिक राशि होगी। तो स्वत्वे सति तयोः गुणनफलम धनात्मकम, असत्वे सति फलम धनात्मकम एव। राशियां कोई भी हो, जैसे 3 एक संख्या है, 2 है, ऐसे किसी भी संख्या का हम सामान्य निरूपण जब करेंगे तो गुणन करने के पश्चात उसके धनात्मक या ऋणात्मक स्वरूप का निर्धारण करने के लिए हम तय करेंगे कि अगर दोनों में से गुण्य गुणक में से कोई भी यदि ऋणात्मक है तो फल ऋणात्मक होगा। और फिर आचार्य ने क्या कहा? स्वयोरस्वयो संवधः स्वर्णघाते क्षयो भागहारेपि चैवं निरुक्तम। भागहारेपि, भागहारेपि, भागहारेपि चैवं निरुक्तम। भागहारेपि चैवं निरुक्तम, अर्थात भागहार प्रक्रियायामपि यत्र एकः भाज्यः भवति अपरः भाजकः भवति। भाज्य भाजकयोर मध्ये यथा गुणन प्रक्रियायाम एकः गुण्यः भवति अपरः गुणकः भवति, भाज्य भाजक प्रक्रियायामपि भाज्यः भाजकश्च यदि उभौ अपि धनात्मकौ भवतः तदानीं फलं भागफलं धनात्मकमेव। किं वा यदि भाज्य भाजकौ ऋणात्मकौ भवतः तदानीमपि फलं धनात्मकमेव। भागहारेपि चैवं निरुक्तम, अर्थात यादृशः नियमः अस्माभिः घात प्रक्रियायां पालितः सैव नियमः अस्माभिः भागहार प्रक्रियायामपि अनुसर्तव्यः इत्येव उच्यते। स्वयोरस्वयो संवधः स्वर्णघाते क्षयो भागहारेपि चैवं निरुक्तम, अर्थात यदि षट् संख्यायां त्रिभिर्भागः द्रियते, अत्र भाज्यः षड् भाजकश्च त्रयः, अतः भाज्य भाजकयोः धनत्वे सति फलं धनमेव आयाति। ऋणात्मकत्वं चेत् उभयोर्भवति तदानीमपि फलं धनमेव भवति। यदि उभयोः ऋणात्मकत्वं भवति अंशहरयोः भाज्य भाजकयोः, ये भी अगर दोनों ऋणात्मक हैं तदानीमपि फलं धनं भवति। एवं च स्वर्णघाते यथा गुणन प्रक्रिया किमुक्तं क्षयोरस्वयो संवधः स्वर्णघाते एकं धनम् अस्ति, एका राशि धनात्मिका अपरा च राशि ऋणात्मिका, तदानीं फलं कीदृशं फलं भवति ऋणात्मकं। तथैव भाज्य भाजकयोः एकतरस्य ऋणात्मकत्वे सति यदि ईदृशी स्थितिः भवति तदानीं फलं ऋणात्मकत्रयं भवति। यदि च हरोपि ऋणात्मकः भवति तदानीं फलं ऋणात्मकमेव भवति। अर्थात धन ऋण कल्पनायां धन कल्पनायां यादृशी व्यवस्था गुणन प्रक्रियायाम अस्ति तादृशी एव व्यवस्था अस्माभिः भाज्य भाजक प्रक्रियायां भाग प्रक्रियायां कर्तव्या इत्येव उच्यते। उदाहरणेन सूत्रेण क्षयोरस्वयो संवधः स्वर्णघाते क्षयो भागहारेपि चैवं निरुक्तम्। पुनश्च उदाहरणमस्ति
आचार्येण उदाहरणं दत्तम्, उदाहरणं पश्यामः। त्रयात् द्वयं स्यात् स्वमृणात् त्रयं च, त्रयात् द्वयं स्वात् स्वमृणाद् ऋणं च, स्वमृणाद् ऋणं च, त्रयात् द्वयं स्यात् स्वमृणाद् ऋणं च, व्यस्तं च संशोध्य, व्यस्तं च संशोध्य, वदाशु। अथवा गुणनसूत्रं नयामश्चेत् तर्हि उदाहरणे अस्ति धनं धनेन ऋण, धनं धनेन ऋण, धनं धनेन ऋण, ऋणेन निघ्नं, ऋणेन निघ्नं, धनं धनेन ऋण, ऋणेन निघ्नं, द्वयं त्रयेण स्वमृणेन किं स्यात्, द्वयं त्रयेण स्वमृणेन किं स्यात्। धनं धनेन ऋणं ऋणेन, धनं धनेन ऋण, ऋणं ऋणेन। अनया रीत्या यदि कुर्मश्चेत् धनं धनेन ऋण, ऋणं ऋणेन इति मकारः कुर्मः। अनया रीत्या यदि प्रक्रियां कुर्मश्चेत् तर्हि द्वयं त्रयेण, द्वयं त्रयेण धनं धनेन षडेव फलं भवति, पुनश्च उभयोः ऋणत्वेपि धनमेव फलं भवति। द्वयं त्रयेण स्वमृणेन, यदि द्वयं स्वं भवति, त्रयं च ऋणं भवति, तदानीं फलं ऋणात्मकं भवति। इत्थम् इयं प्रक्रिया अस्माभिः गुणने अनुसर्तव्या। पुनः भागहारे एकम् उदाहरणं दत्तं, रूपाष्टकं, भागहार उदाहरणमस्ति, रूपाष्टकं रूपचतुष्टयं च, रूपाष्टकं रूपाष्टकं रूपचतुष्टयं च, रूपाष्टकं रूपचतुष्टयं च, धनं धनेन ऋण मृणेन भक्तं, धनं धनेन ऋण मृणेन भक्तम्। अग्रे किमुक्तं, ऋणं धनेन स्वमृणेन किं स्यात्, ऋणं धनेन स्वमृणेन किं स्यात्, द्रुतं वदेदं, द्रुतं वदेदं यदि वो बुधीषि, यदि वो बुधीषि। अर्थात रूपाष्टकं रूपमष्टकं रूपचतुष्टयं च, एकः भाज्यः अपरश्च भाजकः, धनं धनेन उभयोः धनात्मकत्वे सति किं भवति, तर्हि भागहारेपि स्वयोरस्वयो स्वं, द्वयोः स्वयोः स्वमेव फलं द्वयं भवति। धनं धने मृणं ऋणेन, यदि द्वयोः ऋणात्मकं भवति तर्हि ऋणात्मकत्वे सति फलं पुनः धनात्मकमेव। उभयोः ऋणात्मकत्वं भवति चेत्, यदि अंशहरयोः ऋणात्मकत्वम् अस्ति तदानीं पुनः फलं धनात्मकमेव भवति। ऋणं धनेन स्वमृणेन किं स्यात्, यदि एकः भाज्यः धनात्मकः अपरश्च ऋणात्मकः भवति कश्चन, यदि एकः भाज्यः धनात्मकः हरे च ऋणात्मकः, तत्फलं पुनः ऋणात्मकं भवति। पुनश्च स्वमृणेन किं स्यात्, अपरश्च स्वमृणेन भाज्यः ऋणात्मकः अंशश्च धनात्मकः, पुनः तत्फलं ऋणात्मकमेव भवति। अतः ईदृशी स्थितिः यत्र उभयोः धनत्वं तत्फलं धनम्, उभयोः ऋणत्वं तत्फलं धनं, भाज्य भाजकयोरेकतरस्य ऋणत्वे फलं ऋणम्, अत्रापि फलं ऋणम्। अतः भाज्य भाजकयोर्मध्ये अस्माभिः अन्यः गुणनं कथं कार्यं, कैसे गुणा करेंगे, इस विधि के लिए आचार्य ने इसमें विशेष कोई सूत्र नहीं कहा।
अर्थात धन और ऋण की कल्पना का निरूपण तो किया, लेकिन किस प्रकार से हम धन और ऋण का निर्धारण करेंगे, गुणन कैसे करेंगे, तो इसके लिए जब निरूपण नहीं किया कोई विशेष, तो लीलावती में आचार्य ने जो विधि कही, गुण्यान्त्यमंकम गुणकेन हन्यात्, तो जिस विधि से हम गुणक को जितने बार में गुणक तक जाना है उतनी बार गुणित कर देंगे, लिखते चलेंगे और जोड़ देंगे। अथवा भाज्याधर शुद्ध्यति, भाग के लिए आचार्य भास्कर ने बीज गणित में कोई विशेष अलग नियम नहीं कहा, केवलम भाग हारे भी चैवम निरुक्तम इत्येव निरूपितम एवं निरुक्तम इत्यस्य आशयः केषांचन आचार्याणां मते अयमपि अस्ति यत् यथा व्यक्त गणिते लीलावत्याम आचार्य भास्करेण यह नियमः प्रोक्तः स एव नियमः अत्रापि बीज गणिते ग्राह्यः। तो क्या नियम है वहाँ, तो भाज्याधर शुद्ध्यति यद गुणः स्यात्, भाज्य से भाजक जितने गुणक में शुद्ध हो जाए। तात्पर्य क्या है कि ये जो अगर हम 8 को 4 से भाग दे रहे हैं तो कितने बार में 4 8 तक पहुंच सकता है। यद गुणः कि यद गुणः, तो गुणक द्वयम, 2 गुणक में 4 8 के पास पहुंच जाएगा। ये एक व्यक्त गणित की सामान्य विधि है। इसी विधि का अनुसरण आचार्य ने यहाँ भी किया है। तो मूल रूप से कहा जाए तो भाग और गुणन इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए आचार्य भास्कर ने जो विधि लीलावती में निरूपित की है उसी का निरूपण किया है। केवल ऋण और धन की कल्पना के लिए दोनों के धनात्मक रहने पर फल को धन, दोनों के ऋणात्मक रहने पर फल को ऋण, एवं दोनों में से किसी एक के धनात्मक या ऋणात्मक होने पर फल के ऋण होने की बात आचार्य ने कही है। तो ये जो हमारा प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के भाग में वर्ग, योग, अंतर, गुणन और भाग के चरण में आज हमने सामान्य रीति से भास्करीय विधि से अव्यक्त हो अथवा व्यक्त हो, ये नियम दोनों में लागू होंगे। तो सामान्य विधि से किस प्रकार हम गुणन और भाग में ऋण और धन का निर्धारण करते हैं और व्यक्त गणित की प्रक्रिया से ही गणित का निरूपण करते हैं, इसका निरूपण इस सूत्र में किया। आगे के क्रम में अब हम अगले क्रम में चलेंगे वर्ग और वर्गमूल में, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल जब हम पूरा कर लेंगे तो वो हमारे पास षड्विध प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसी क्रम में फिर आचार्य भास्कर आगे भाग और गुणा की प्रक्रिया के बाद वर्ग वर्गमूल के लिए सूत्र कहते हैं, कृति स्वर्णयोः स्वम स्वमूले धनर्णे। कृति स्वर्णयोः स्वम स्वमूले धनर्णे, स्वमूले धनर्णे न मूलम क्षयस्यास्ति तस्या कृतित्वात्, न मूलम क्षयस्यास्ति तस्या कृतित्वात्। आशयः कः, कृति इत्युक्ते वर्गः। गणिते समानद्वयसंख्ययोः घातः वर्गपदेन ज्ञायते, तस्य वर्गस्य एव पर्याय शब्दः कृतिः। समान दो संख्याओं को गुणा करने की जो गणितीय प्रक्रिया है, जिसको हम आधुनिक गणित में हम कृति कहते हैं, वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, उसको हमारे यहाँ कृति का नाम दिया गया है। इसका कृति किसे कहते हैं, इसको आचार्य भास्कर ने बताया है अपने लीलावती में, समद्विघातः कृतिरुच्यते। समद्विघातः कृतिरुच्यते, समान दो राशियों के घात को कृति कहा जाता है। अब आशय यह है, कृति ही स्वर्णयोः स्वम। अब महत्वपूर्ण यह है कि प्रक्रिया वही है, परंतु स्वर्णयोः स्वम अर्थात द्वयोः स्वयोः द्वयोः ऋणयोः राशियोः धनात्मकम एव फलम भवति। अगर दो धनात्मक राशियां हैं और दो ऋणात्मक राशियां हैं, अर्थात तात्पर्य क्या है कि किसी भी संख्या का आप वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग करते समय उसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे। तो अगर आप मान लीजिए 4 का वर्ग कर रहे हैं अथवा 4 के ऋण का वर्ग कर रहे हैं, दोनों स्थिति में, एक स्थिति में राशि धनात्मक है, एक स्थिति में राशि ऋणात्मक है,
तो दोनों स्थिति में इसका जो वर्ग होगा वो समद्विघातः, समान 2 बार घात करने से, समान 2 बार घात करने से 4 गुणे 4 16 हो जाएगा और ऋण 4 गुणे ऋण 4 भी 16 हो जाएगा। यहां पर गुणन के सूत्र से ही हो जाता काम, क्योंकि आचार्य ने कहा कि गुणन करते समय समान 2 संख्याओं का, हमने कल बताया था इसी क्रम में भी, कि क्षयोरस्वयोसम वधः स्वर्ण घाते, 2 क्षयात्मक राशियों का घात और 2 धनात्मक राशियों का घात तो धनात्मक ही होता है, तो फिर अलग से बताने की क्या आवश्यकता थी। तो आगे में आचार्य ने कहा स्वम स्वमूले धनर्णे, अर्थात स्वर्णयोः स्वम, ये तो नियम सामान्य है, लेकिन स्वमूले धनर्णे, धनात्मक राशि का जब हम वर्गमूल लेंगे, धनात्मक राशि का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो दोनों प्रकार के वर्गमूल प्राप्त होते हैं। तात्पर्य क्या है, जैसे 4 को 4 से गुणा किया हमने 16 प्राप्त हुआ। ऋणात्मक 4 यदि है, ऋणात्मक के लिए ये संकेत हम करेंगे, ऋणात्मक 4 की स्थिति भी 16 है, तो दोनों स्थितियों में धनात्मक राशि है अथवा ऋणात्मक राशि है, तो आचार्य के वचनानुसार कृतिः स्वर्णयोः स्वम, स्वस्य धनस्यापि धनमेव ऋणस्यापि ऋणमेव, स्वमूले धनर्णे। जब आप इस 16 का मूल लेंगे या किसी भी धनात्मक राशि का, धनात्मक संख्या का मूल ग्रहण किया जाता है, ऐसी स्थिति में मूल दोनों आते हैं, अर्थात एक राशि आपकी धनात्मक होगी वो 4 होगी, एक राशि ऋणात्मक होगी। तो आचार्य ने कहा कृतिः स्वर्णयोः स्वम स्वमूले धनर्णे, स्वमूले धनर्णे, स्वस्य मूलम धनात्मकस्य मूलम स्वम अपि भवति ऋणम अपि भवति, उभयोः फलम भिन्नम भिन्नम, अर्थात एकस्यैव धनात्मक राशेः एकस्यैव मानस्य अस्माभिः वर्गमूलानयनं क्रियते चेत् एकत्र फलं धनात्मकं अपरत्र फलं ऋणात्मकं च भवति। ऋणात्मकस्य वर्गीकरणं क्रियते चेत् धनात्मकस्य वा वर्गीकरणं क्रियते चेत् उभयत्र फलं धनात्मकम् एव भवति। अतः कृतिः स्वर्णयोः स्वं स्वमूले धनर्णे, ये आचार्य के द्वारा प्रतिपादित वर्गकरण सूत्र है और मूल सूत्र है। फिर अंतिम चरण है न मूलम क्षयस्यास्ति तस्या कृतित्वात्, न मूलम क्षयस्य अस्ति, क्षयस्य मूलम नास्ति, क्षयस्य मूलम नास्ति, न मूलम क्षयस्यास्ति। मूल वचन आचार्य भास्कर का न मूलम क्षयस्यास्ति, न मूलम क्षयस्यास्ति तस्या कृतित्वात्, तस्या कृतित्वात्, अर्थात क्षयात्मक राशेः मूलम न भवति। यदि मानम ऋणात्मकं षोडश अस्ति तर्हि इदं ऋणात्मकं मानं कस्यापि वर्गस्य मानं भवितुं नार्हति। किमर्थम् इत्युक्ते कयोरपि द्वयोः राश्योः, ऋणात्मक राश्योर्वा धनात्मक राश्योर्वा सर्वदा फलं धनात्मकमेव आयाति। अतः ऋणात्मक राशेः मूलत्वं भवितुं कापि संख्या नार्हति। यतोहि यदि समत्वं यदि भवेत् तर्हि समानघातेन तत्फलं धनात्मकम एव भवेत्। जैसे यदि हमारे पास समान 2 राशियां होंगी, ऋणात्मक हो अथवा धनात्मक हो, उसका गुणनफल किसी भी स्थिति में धनात्मक ही होगा। इसलिए किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल सिद्धांत में हम नहीं निकाल सकते। ऋणात्मक संख्या किसी भी संख्या की समान द्विघात का फल नहीं है। ऋणात्मक 4 और ऋणात्मक 4 को भी वर्ग करने पर धनात्मक 16 की ही प्राप्ति होती है और धनात्मक 4 को भी गुणा करने पर धनात्मक की ही प्राप्ति होती है। इसलिए अगर ऋणात्मक की स्थिति में कोई वर्गात्मक संख्या है भी तो उसका मूल लेना संभव नहीं है। तस्य अकृतित्वात्, वो किसी का वर्ग हो ही नहीं सकता, उसमें वर्गत्व होने की संभावना ही नहीं है। तो जिस संख्या में वर्गत्व होने की संभावना नहीं है वो संख्या किसी का वर्गमूल भी नहीं हो सकती। इसी सिद्धांत से आचार्य ने कहा क्षयस्य मूलम न भवति न मूलम क्षयस्यास्ति तस्या कृतित्वात्। तो इस प्रकार आचार्य भास्कर का ये सूत्र कृतिः स्वर्णयोः स्वं समूले धनर्णे न मूलम क्षयस्यास्ति तस्या कृतित्वात्। इसका उदाहरण आचार्य ने दिया धनस्य रूप तृतीयस्य वर्गम।
धनस्य रूप तृतीयस्य वर्गम क्षयस्य च ब्रूहि सखे ममाशु। धनात्मकानाम अधनात्मकानाम मूलम नवानाम च पृथक बदाशु। धनस्य रूप तृतीयस्य, रूप 3 का हमको वर्ग कहिए, अगर धनात्मक है तो बताइए, ऋणात्मक है तो बताइए, दोनों स्थितियों में 9 ही फल आएगा। और क्षयस्य च ब्रूहि, और अगर दोनों ऋणात्मक हैं तब भी 9 ही आएगा। और अगर फल हमारे पास यदि नवात्मकानाम धनात्मकानाम अधनात्मकानाम मूलम नवानाम से पृथक बदाशु, अगर 9 हमारे पास संख्या है और इस तरह की कोई भी राशि यदि है और इसका हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो फलम धनम अपि भवति अधनम अपि नव इत्यस्य त्रयम त्रि इत्यपि फलम भवति ऋणात्मकम त्रयम इत्यपि फलम भवति। यतोहि उभयोर साम्यत्वेन गुणनयम क्रियते चेत धनात्मकम एवं नवराशि ही लभ्यते। इस कारण जब हम मूल निकालेंगे तो दोनों प्रकार के फल आएंगे, धनात्मक भी आएगा और ऋणात्मक भी आएगा। इसलिए आचार्य ने कहा कृति स्वर्णयो स्वमूले धनर्णे, स्वमूले धनर्णे स्वस्य मूलम नीयते चेत स्वस्य धनात्मक राशेः मूलम नीयते चेत धनर्णे धनमपि फलम आयाति ऋणंच फलम आयाति इति उभयथा फलम प्राप्तुं शक्यते। पुनश्च यदि राशि अस्ति अधनात्मकानां ऋणात्मकं नव संख्या अस्ति चेत तस्य मूलम भवितुमेव नार्हति। अतः ऋणात्मक नव इत्यस्य मूलात्मकं मानं ऋणात्मक नवमेव तिष्ठति। यतोहि न मूलम क्षयस्यास्ति, क्षयस्य राशेः मूलम भवितुं नार्हति इत्येव सिद्धांतः। तो इस प्रकार उदाहरण आचार्य भास्कर का है, उसको सरलता से हम लोग जान सकते हैं। और सामान्य प्रक्रिया में इसी का नाम हमारे यहाँ षड्विध दिया गया है। षड्विध मतलब योग, अंतर, गुणन, भाजन, वर्ग और वर्गमूल। इस प्रक्रिया को योग, अंतर, गुणन, भाजन, वर्ग, वर्गमूल एतेषां षण्णाम समाहारत्वं षड्विधम इत्युच्यते। इस षड्विध की यह प्रक्रिया है। यहाँ पर यह प्रक्रिया जो अंकों की प्रक्रिया, बीजगणित में जो नियम प्रयोग होने हैं उनकी प्रक्रिया यहाँ पूरी होती है। इसके बाद आचार्य ने शून्य के साथ कैसा व्यवहार करना है, शून्य को प्रयोग करने के लिए किस प्रकार की परिपाटी का अनुसरण किया है, इस पर अगले क्रम में चर्चा हम करेंगे। यहाँ हम अंक के अव्यक्त के सामान्य गुणन के लिए अंकादि विन्यासों के नियम का सामान्य निरूपण पूर्ण करते हैं। चूंकि अंक गणित में लीलावती में आचार्य भास्कर ने इन सिद्धांतों का निरूपण किया है, अतः जो विशिष्ट सिद्धांत बीजगणित के थे उसका केवल निरूपण आचार्य ने यहाँ किया। लेकिन धन और ऋण की व्यवस्था, गुणनादि की व्यवस्था, जितनी व्यवस्थाएं हैं वो अंक गणित की तरह ही यहाँ मान्य होंगी। शेष जो नवीन तथ्य हैं जिस पर आगे आचार्य भास्कर ने विशेष सूत्रों का प्रतिपादन किया है उसकी चर्चा हम अग्रिम क्रम में करेंगे। आप सभी को धन्यवाद एवं नमस्कार। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।